नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहाँ हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विज्ञान विषय के हल देख रहे हैं। आज हम अध्याय 5 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण इस अध्याय में अ, के हल देखेंगे। यहाँ प्रश्न नंबर इसमें हमें दिया है, निम्नलिखित शब्दों को उचित बॉक्स में लिखो एवं चित्र पूर्ण करो। तो यहाँ पर हमें यह जंतु, प्रवास, वृक्ष, संकटापन्न जीव, अभ्यारण्य, झाड़ियां, सूक्ष्म जीव, राष्ट्रीय उद्यान और पुनः वन रोपण ये दिया हुआ है और इनको ये दो बॉक्सों में हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ये आयत के आकार का बना हुआ है, तो जो आयत में लिखे हुए हैं वो इस डब्बे में आएंगे और जो ये इस तरह से षडभुज जैसा है ये इस डब्बे में आएंगे। तो जंतु यहाँ आ जाएगा, प्रवास इस तरफ, वृक्ष यहाँ, संकटापन्न जीव इस तरफ, अभ्यारण्य यहाँ पर, झाड़ियां यहाँ, सूक्ष्म जीव यहाँ आएगा, राष्ट्रीय उद्यान यहाँ, पुनः वन रोपण यहाँ आया। अब इनके ऊपर इन सारे शब्दों को मिलाकर हमें लिखा है उसने कि शब्दों को उचित बॉक्स में भरने के पश्चात आपके मन में जो विचार आए उसे बॉक्स में लिखिए। तो इन सबको पढ़ने के बाद हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं वो हमें यहाँ लिखना है। तो वृक्षों, झाड़ियों का पुनः वन रोपण आवश्यक है। सभी जंतु, संकटापन्न जीव, सूक्ष्म जीव की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान आवश्यक है। वृक्षों, झाड़ियों का पुनः वन रोपण आवश्यक है। सभी जंतु, संकटापन्न जीव, सूक्ष्म जीव की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान आवश्यक है। यहाँ पर हमने ये वाक्य लिखा। अगला है प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा? वायु में O2 की मात्रा बढ़ जाएगी? नहीं, वायु में O2 तो बढ़ेगी नहीं वन से। वन के विलुप्त होने से ये तो उल्टी कम हो जाएगी। भूमि की उर्वरकता में वृद्धि होगी? ये भी गलत है। वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, ये इसका सही ऑप्शन है। पृथ्वी का तापमान कम हो जाएगा? नहीं, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। अगला देखिए, एक अभ्यारण्य में काला हिरण, सुनहरी बिल्ली, घड़ियाल तथा गेंडा क्या दर्शाते हैं? अब ये ऐसे जानवरों के नाम हैं जो हमें देखने में नहीं आते हैं जनरली। काला हिरण, सुनहरी बिल्ली, घड़ियाल और गेंडा। तो ऑप्शन ए के वनस्पति जात, तो ये वनस्पति जात तो है नहीं। प्राणी जात, हाँ प्राणी जात जरूर है। पारितंत्र या संकटापन्न स्पीशीज, तो ये सभी बहुत कम मात्रा में है, इसलिए इसका उत्तर होगा संकटापन्न स्पीशीज, जिनको बचाना मुश्किल हो रहा है। अगला है, वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण है। जो वन प्राकृतिक कारण से खत्म हो रहे हैं उनका पूछ रहा है वो। दावानल, भीषण सूखा, भूस्खलन, ए और बी दोनों। हाँ, तो दावानल और भीषण सूखा, इनके कारण क्या हो रहा है? वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण है ये। अगला है प्रश्न नंबर 4, कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान कर सही युग्म चुनकर लिखिए। तो विशालकाय गिलहरी, ये क्या है? स्थानीय प्रजाति है। पक्षी अभ्यारण्य, ये क्या है? भरतपुर में है। वनों की कटाई, इसको कैसे मिला सकते हैं हम? वनोन्मूलन से। और उपजाऊ भूमि का मरुस्थल में परिवर्तन, ये होगा मरुस्थलीकरण। यहाँ से ये मिल जाएगा। विशालकाय गिलहरी, पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? भरतपुर में है। और वनों की कटाई को कहते हैं वनोन्मूलन। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। पांचवा है, वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए निम्न में से कौन सी विशिष्टता मुख्य है? यहाँ प्राणियों को पिंजड़ों में बंद करके रखा जाता है। यहाँ वन्य प्राणियों को पिंजड़े से सुरक्षित रखा जाता है। यह केवल पादप स्पीशीज के संरक्षण के लिए होता है। यहाँ जानवरों को पकड़ना और उनका शिकार करना सख्त प्रतिबंधित है। तो इसका सही उत्तर है, यहाँ जानवरों को पकड़ना और उनका शिकार करना सख्त प्रतिबंधित है।
अगला है प्रश्न नंबर 2। दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये लिखा है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। वनोन्मूलन से काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है। संकटापन्न स्पीशीज का रेड डाटा पुस्तक में रिकॉर्ड रखा जाता है। साल, सागौन, आम, जामुन ये वनस्पति जात हैं। कागज बचाने का अर्थ है पेड़ों को बचाना। अगला है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 3। वन्यजीव अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाने चाहिए? तो वन्यजीव अभयारण्य वनस्पतियों तथा जीवों की प्रजातियों को संरक्षित करते हैं। इन क्षेत्रों में पर्यावरणीय शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है। ये स्थल पर्यटन को प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए वन्यजीव अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाने चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, यदि वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र न बनाए जाए तो पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि वन्य प्राणियों के लिए वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान न बनाए जाए तो कई जैव प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी, जिससे पर्यावरणीय असंतुलन पैदा हो सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है, क्यों? छोटे प्राणी अक्सर विशेष परिस्थितिक स्थितियों और सीमित आवासों पर निर्भर होते हैं। छोटे प्राणियों की प्रजातियां जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण से जल्दी प्रभावित हो जाती है, इसलिए जो छोटे प्राणी हैं उनके विलुप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। प्रश्न नंबर 6 है, चिड़ियाघर और वन्यजीव अभयारण्य में कोई दो अंतर लिखिए। तो ये चिड़ियाघर है, यहाँ वन्यजीव अभयारण्य लिखा हुआ है ना। तो पहला अंतर क्या है, यह शहरी क्षेत्रों में स्थित होते हैं जहां वन्य जीवों को बाड़ों में रखा जाता है ना। चिड़ियाघर जो होते हैं वो शहरी क्षेत्रों में होते हैं, और जो वन्यजीव अभयारण्य होते हैं, ये वन्यजीव अभयारण्य प्राकृतिक वातावरण में स्थापित होते हैं जहां जीवों को उनके स्वाभाविक आवास में रहने दिया जाता है। ये छोटा क्षेत्र नहीं होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से जानवर घूम सकते हैं। यह शिक्षा मनोरंजन के लिए होते हैं, है ना। ये चिड़ियाघर होते हैं जहां पर जानवरों को हम देखें, पहचान सके या मनोरंजन हो कर सके उन्हें देखकर। और जो वन्य जीव अभयारण्य होते हैं वह जीवों के संरक्षण के लिए होते हैं। ये इसलिए होते हैं ताकि उनकी प्रजातियां विलुप्त न हो, उनकी सुरक्षा की जा सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। आप अपने क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाइए। हरियाली बनाए रखने के लिए मैं निम्नलिखित कार्य कर सकता हूँ। हमारे क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाकर उनकी देखभाल करना, कचरे को सही ढंग से नष्ट करना, जल की बर्बादी को रोकना और लोगों को जागरूक करना। लघु उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। क्या मानव जाति भी जीव जंतुओं के लिए खतरा बन जाती है? स्पष्ट कीजिए। हाँ, मानव जाति भी जीव जंतुओं के लिए खतरा बन जाती है। वन क्षेत्रों की कटाई, शहरीकरण और कृषि भूमि के विस्तार से वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, समुद्र स्तर में वृद्धि आदि कई कारणों से जीव जंतुओं पर खतरा है। प्रश्न नंबर 9। कल्पना कीजिए अगर पृथ्वी से वन समाप्त हो जाए तो निम्न पर क्या प्रभाव होगा? यदि पृथ्वी से वन समाप्त हो जाए तो मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वनों के समाप्त होने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन में तेजी होगी, और जो प्राणवायु ऑक्सीजन है वह भी नहीं मिलेगी। अब इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर वन समाप्त हो जाए तो वायु की गुणवत्ता में गिरावट आएगी। जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, मृदा अपरदन
जैव विविधता का नुकसान, जल संसाधनों पर प्रभाव मिलकर पारिस्थितिक तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, यदि ध्रुवीय भालू को सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए लाया जाए तो क्या वो अपना अस्तित्व लंबे समय तक बनाए रख पाएगा? उत्तर को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। यदि ध्रुवीय भालू को सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में लाया जाए तो वह लंबे समय तक अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख पाएगा, क्योंकि वह ठंडे बर्फीले क्षेत्रों में रहने का आदी है और वह समुद्री शिकार सील पर निर्भर रहते हैं। ये सतपुड़ा के राष्ट्रीय उद्यान में नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि बर्फीले स्थानों में रहने वाला प्राणी है, तो यहाँ पर ये जीवित नहीं रह पाएगा। प्रश्न नंबर 11, पहेली अपने माता पिता के साथ राष्ट्रीय उद्यान भ्रमण के लिए गई। वहां उसने नदी किनारे कुछ पक्षी देखे। पहेली की माँ ने उसे बताया कि ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। बताइए, ये पक्षी जो अपने मूल आवास से उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्तर है, ऐसे पक्षी जो अपने मूल आवास से उड़कर लंबी यात्रा करते हैं, प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। अगला है, ये पक्षी अपना मूल आवास छोड़कर सुदूर क्षेत्रों की यात्रा क्यों करते हैं? तो ये पक्षी मौसम, भोजन की उपलब्धता या प्रजनन के लिए लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। अगला है, इन पक्षियों के उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण है सारस, रॉबिन, स्वालो, ऑरियल, गोल्डफिश। अगला है प्रश्न नंबर 12, बाघ उन स्पीशीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों में से समाप्त हो रहा है, लेकिन वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसका क्या कारण है? तो आरक्षित क्षेत्रों में बाघों की संख्या में वृद्धि का कारण शिकार पर पाबंदी, इन क्षेत्रों में शिकार पर पाबंदी है और बाघों की निगरानी भी की जाती है। बाघों की जनसंख्या और स्वास्थ्य पर निरंतर अध्ययन और प्रबंधन है ना, इस कारण यहाँ पर बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अगला है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, किसी पारितंत्र में हरे पेड़ पौधे, शाकाहारी तथा मांसाहारी जीव जंतु तथा सूक्ष्म सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यदि इस पारितंत्र में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा? जैसे यदि हरे पेड़ पौधे सूख जाए तो क्या होगा? यदि हरे पेड़ पौधे सूख जाए तो ऑक्सीजन की कमी, भोजन श्रृंखला प्रभावित होगी और मृदा की गुणवत्ता में भी कमी आएगी तथा इन सब कारणों से पारितंत्र का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। अगला है, यदि मांसाहारी जंतुओं की संख्या में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा? यदि मांसाहारी जंतुओं की संख्या में वृद्धि हो जाए तो शाकाहारी जंतुओं के लिए खतरा बढ़ जाएगा, पादपों पर प्रभाव पड़ेगा, मांसाहारी जंतुओं के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। यदि शाकाहारी जंतु समाप्त हो जाएं तो क्या होगा? यदि शाकाहारी जंतु समाप्त हो जाए तो पादपों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, मांसाहारी जंतुओं को भोजन की कमी हो जाएगी, पारिस्थितिक असंतुलन हो जाएगा। पारितंत्र में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है? तो पारितंत्र में सूक्ष्म जीव पोषक तत्वों को पुनर्चक्रण करते हैं, मृदा की उर्वरकता में योगदान देते हैं, कृषि व खाद्य सुरक्षा करते हैं, रोगों का नियंत्रण करते हैं, इस प्रकार जैव विविधता में योगदान देते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 14, वन्य अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की विशेषताएं लिखिए। तो वन्य अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान तथा जैवमंडल का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता, पारिस्थितिकीय संतुलन और प्राकृतिक सौंदर्य की रक्षा करना है तथा जीवों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखना है। यहाँ प्रश्न दूसरे में इसके, अपने जिले, प्रदेश एवं देश में जो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभयारण्य, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है उनको निम्न तालिका में लिखिए। तो संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभयारण्य और जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो आपके जिले में मैंने यहाँ बड़वानी जिले का लिखा है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, केला देवी वन्य जीव अभयारण्य है
और सिंधी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। प्रदेश में मतलब मध्य प्रदेश में पचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान है, पचमढ़ी वन्य जंतु अभ्यारण्य है, कान्हा पचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। और हमारे देश में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, भीलवाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, एक विद्यालय में प्रतिवर्ष 4 टन कागज की खपत होती है। यदि यह विद्यालय अपने कागजों की प्रतिपूर्ति करना चाहते हैं तो इन्हें प्रतिवर्ष कितने पौधों को लगाना होगा। 1 टन कागज के लिए 17 वृक्षों को काटा जाता है। तो वो क्या बोल रहा है कि विद्यालय में प्रतिवर्ष कितने टन कागज की खपत होती है, 4 टन की। विद्यालय में प्रतिवर्ष 4 टन कागज की खपत होती है और 1 टन कागज के लिए कितने वृक्ष काटे जाते हैं, 17। तो 4 टन कागज के लिए कितने काटे जाएंगे, 17 गुणे 4 बराबर 68 वृक्ष काटे जाएंगे। तो प्रतिवर्ष कितने पौधे लगाने होंगे, 68 पौधे लगाने होंगे। इसी में अगला पूछ रहा है वो कि विद्यालय यदि 50% कागज को पुनर्चक्रण कर उपयोग में लाया जाता है तो इस स्थिति में कितने पौधों को प्रतिवर्ष लगाना होगा। तो कागज की कुल खपत कितनी है, 4 टन है और पुनर्चक्रण अपन ने 50% कर लिया, मतलब 4 में से आधा 2 टन हमने क्या कर लिया, पुनर्चक्रण कर लिया। तो नया कागज कितना लगेगा, अब सिर्फ 50%, मतलब 2 टन लगेगा। तो 2 टन कागज के लिए काटे गए वृक्षों की संख्या क्या होगी, 1 टन के लिए 17 है तो 17 गुणे 2 बराबर कितने हो जाएंगे, 34 वृक्ष। तो इस स्थिति में कितने वृक्ष लगाने पड़ेंगे, 34 वृक्ष लगाने होंगे। विद्यालय कागज की बचत के लिए कौन कौन से विकल्प अपना सकता है। तो विद्यालय कागज की बचत के लिए डिजिटल रिकॉर्ड्स और संचार, डबल साइड प्रिंटिंग, कागज का पुनर्चक्रण, कागज की खपत की निगरानी कि कहीं ज्यादा कागज तो नहीं लग रहा है, कागज की डिजिटल फाइलें आदि विकल्प अपना सकते हैं। इसके बाद हमें प्रोजेक्ट दिया है कि अपने क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय पौधों एवं जंतुओं की सूची बनाइए। तो क्षेत्रीय पौधे, क्षेत्रीय जंतु है ना, पौधे कौन कौन से हैं, तुलसी, गुड़हल, एलोवेरा, गुलाब, चमेली, मोगरा और भी बहुत सारे हैं। और क्षेत्रीय जंतु गाय, बेल, बंदर, बिल्ली, कुत्ता, बकरी, है ना, ये क्षेत्रीय जंतु है। अगला है मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभ्यारण्य व जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो संरक्षित क्षेत्र स्थान किसका संरक्षण किया जाता है, फोटोग्राफर, पेपर कटिंग और रिपोर्ट। तो राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है ना। किसका संरक्षण किया जाता है यहाँ पर, प्राकृतिक पर्यावरण और जैव विविधता का। यहाँ पर हमें कोई फोटो कटिंग लगानी है इसकी या पेपर कटिंग लगानी है। और रिपोर्ट क्या है कि ये एक प्राकृतिक उद्यान है। अगला है वन्य जंतु अभ्यारण्य। तो मध्य प्रदेश में वन्य जंतु अभ्यारण्य कौन सा है, गांधी सागर मंदसौर, करेरा, शिवपुरी। और किसका संरक्षण किया जाता है, तो यहाँ पर पशु, पक्षी एवं वन संपदा का संरक्षण किया जाता है। यहाँ पर हमें फोटोग्राफ लगाना है और रिपोर्ट है यह जीवों के संरक्षण के लिए है। वन्य जंतु अभ्यारण्य किसके संरक्षण के लिए होता है, जीवों के संरक्षण के लिए। अगला है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं, पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र है और नीलगिरी है। यहाँ पर जैव विविधता का संरक्षण मतलब पौधे और पशु जंतु दोनों का संरक्षण किया जाता है। जैव प्रजातियों के संरक्षण के लिए ये है। यहाँ प्रोजेक्ट कार्य 2 दिया हुआ है, वृक्षों की अत्यधिक कटाई के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, सूची बनाइए। तो वृक्षों की कटाई के लिए निम्न कारण उत्तरदायी हैं, शहरीकरण, मानव गतिविधियां, औद्योगिकीकरण, अवैध लकड़ी की तस्करी, जलवायु परिवर्तन, अशिक्षा एवं अव्यवस्थापन। अगला है वनों की कटाई, वनोन्मूलन से पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं, लिखिए। तो वनों की कटाई से पर्यावरण पर कई नकारात्मक प्रभाव हो रहे हैं, जैसे जैव विविधता का ह्रास, मृदा अपरदन, जलवायु परिवर्तन, जल संसाधनों पर प्रभाव, संसाधनों की कमी, वायु गुणवत्ता में गिरावट, जलवायु में असंतुलन।
धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अध्याय 6 जंतुओं में जनन के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।